नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, टेक्नोलॉजी की ताकत पहचानने का दिया संदेश। छात्रा के सवाल पर देखा पीएम का चुटीला अंदाज। देश में फिर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा, 7 दिन में देश में लागू होगा सीएए। नीतीश एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला, 5 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र रद्द। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान। ईडी के एक्शन से मचा हड़कंप, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पटना में पूछताछ तो दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन की तलाश। भगवा ध्वज उतारने पर कर्नाटक के गांव में बवाल, हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा ने शुरू किया बड़ा आंदोलन। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। साल के शुरू होते ही तमाम स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं 2024 शुरू हो जाती हैं। ये परीक्षाएं ही छात्रों के भविष्य के दशा और दिशा तय करती हैं। वहीं बच्चों के मन में डर, तनाव, भय और ढेर सारी घबराहट होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी अपने तय समय पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने बच्चों के आइडियाज को देखा। फिर देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करने के ढेर सारे टिप्स और सुझाव भी दिए। वहीं तमिलनाडु के एक छात्र और उत्तराखंड की एक छात्रा ने पूछा कि हम आपके जैसे सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, आप यह सब कैसे कर पाते हैं। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि क्या आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं क्या? मुझे खुशी है कि आप प्रधानमंत्री के तनाव को समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही चुटीला अंदाज देखने को मिला है पीएम मोदी। देखिए, इट्स गुड प्रोग्राम। ये कोई प्रधानमंत्री किस देश में करता है नहीं करता है नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये कार्यक्रम युवाओं के बीच बहुत ही पॉपुलर बनाता है। और जिस अंदाज में वो छात्रों के साथ बिल्कुल मुखातिब होते हैं और इतना एट ईज बातचीत करते हैं, वो प्रोग्राम तो पूरा देश देखता है। अब आपको ये कि कितने लाखों लोगों ने इस पे रजिस्टर कराया, सारा कुछ किया। 2-3 चीजें हैं। इस तरह के प्रोग्राम हर चीफ मिनिस्टर को भी करना चाहिए, लेकिन शायद उस तरह का कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। छात्रों के साथ हमने दूसरे लीडर्स को भी बातचीत करते देखा है, मामला खराब हो जाता है, बैड पीआर जिसको कहते हैं। लेकिन इस जरिए क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ये क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को इस तरह के टिप्स देते हैं तनाव मुक्त। और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई एग्जाम में ज्यादा नंबर आए ना आए, और ये जरूरी, इसके पीछे की कहानी क्या है। इन्होंने इस कार्यक्रम को इसलिए शुरू किया कि 2014 से पहले आप अखबारों में देखेंगे तो नतीजे आ रहे हैं 12th के पेपर के प्रेशर में, एग्जामिनेशन के प्रेशर में, कंपटीशन एग्जाम के प्रेशर में कई सारे बच्चे जो है आत्महत्या कर ले रहे थे। अब जब देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को, खास करके बच्चों के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। और दूसरा कि वो नकारात्मक जो फीलिंग्स जो है वो दूर होता है। साथ ही साथ अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जितने बच्चे आज प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे थे, जुल रहे थे, बातचीत कर रहे थे या इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों को समझते हैं। और ये मत भूलिए कि अगले चुनाव में, और जो खास करके जो क्लास 12th के बच्चे हैं, वो तो इस बार फर्स्ट टाइम के वोटर भी बन जाएंगे। एग्जाम के बाद सारे लोगों की आयु जो है वो 18 क्रॉस होगी ऑलमोस्ट, तो वो वोटर भी बन जाएंगे। तो ये एक पंथ दो काज का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात सीएए पर गरमाई सियासत की। देश में सीएए का मामला एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के सीएए को लेकर दिए गए एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 7 दिन में देश के अंदर CAA लागू हो जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन में देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हो जाएगा, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। अब एक बार फिर से CAA का मुद्दा गरमाया। देखिए, बिल्कुल गरमाना चाहिए। CAA अब तक लगा क्यों नहीं है, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून बन चुका है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर राजनीति करने वाले, इसका विरोध करने वाले, बिल्कुल ये मूर्खतापूर्ण विरोध है। ये दरअसल एंटी इंडिया गैंग, नक्सली, ये मुसलमानों को भड़काने वाले लोग ये अफवाह फैला करके इसका विरोध कर रहे थे, जिसका जो शाहीन बाग में और पता नहीं क्या क्या दंगे करवा दिए इन लोगों ने। लेकिन CAA इसलिए जरूरी है कि इससे कई सारे लोगों को राहत मिलेगी। बंगाल में ये बात कही गई है तो उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी है। कई सारे हिंदू परिवार बांग्लादेश में उनके खिलाफ जो दमन, उनको जो प्रताड़ित किया गया, उससे भाग के आए हैं और उनका एग्जिस्टेंस जो है बिल्कुल, आप उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो उसको भारत की नागरिकता देनी चाहिए। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तथाकथित जो मुसलमानों को टोपी पहना करके उनको मूर्ख बना करके वोट पाने वाली सेकुलर पार्टियां, ममता बनर्जी, ये सारे लोग बांग्लादेशियों को आप भगाइए, बांग्लादेशी मुसलमानों को आप भगाइए तो ये छाती पीटेंगे। लेकिन आप वही कहेंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं को हम CAA के जरिए नागरिकता देने जा रहे हैं, तो ये मुसलमानों को कहते हैं कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। हिंदुस्तान में जो कोई भी है, जो भी मुसलमान यहां रह रहे हैं, उसकी नागरिकता किसी भी कीमत पे इस कानून से नहीं जाएगी। लेकिन इनको बवाल करना है कि भाई मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हो। भाई मुसलमानों के लिए तो मुल्क बना हुआ है। बांग्लादेश में मुस्लिम रहते हैं, वहां जाइए, वहां के मुसलमानों को आप यहां पे पॉपुलेशन आउटबर्स्ट करने के लिए आप यहां पे इनवाइट करें, वोट बैंक की राजनीति करें और उसके लिए अफवाह फैलाएं, तो ये तो मेरा तो दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से। जब ये ऑलरेडी पास हो चुका है, इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने पड़े, इस कानून को फौरन लागू करना चाहिए। ये 7 दिन के बाद होगा, 8 दिन के बाद, ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संसद से पास किया हुआ कानून, यह सरकार का दायित्व है कि अविलंब उसको लागू किया जाए। जी, इस खबर में बात बिहार में NDA सरकार की। नीतीश कुमार अब महागठबंधन छोड़कर NDA में शामिल हो गए हैं। इसके बाद नीतीश के नेतृत्व वाली NDA सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस कैबिनेट की मीटिंग में 4 अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी है। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। बता दें कि 6 मौजूदा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसमें राजद के 2, जेडीयू के 2, बीजेपी के 1 और कांग्रेस के 1 सांसद शामिल हैं। आज पहली कैबिनेट की बैठक थी और फैसले लिए गए। देखिए, फैसला तो होना ही, अब सरकार आ गई, फैसला लेगी, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा दांव पेच बचा हुआ है। आज जितने भी ये जो RJD के मंत्री थे, कांग्रेस वाले मंत्री थे, उधर वाले सारे लोगों का नेम प्लेट उठा करके बाहर फेंक दिया गया। ये हो गया, बहुत मंत्री बन गए। दूसरी तरफ जो घोषणा की गई है, जो सारे जो फैसले लिए गए हैं, तो बार बार इस सरकार की तरफ से मंत्री आ रहे हैं, बाहर कह रहे हैं कि पूरी ताकत से विकास का काम किया जाएगा। खैर, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो इमीडिएटली एक वज्रपात के रूप में जो पूरा कैलकुलेशन को खराब करने वाला जो फैसला, ये राज्यसभा के चुनाव आ गया है, लालू यादव को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। अभी तो बड़े कंफर्टेबल थे, आराम से जो है सारे लोग एक साइड थे, 6 में से 4 इनके लोग चले गए होते। अब मसला
टफ हो गया। अब जेडीयू के आरजेडी के कोटे में मात्र 2 ही बचे हैं। अब जो जानकारी आ रही है, एक तो उसके खानदान से जाएगा या बेटी जाए, कोई भी बेटी जा सकती है, वो तो लालू परिवार तय करेगा। और इन्होंने एक कमिट कर रखा है केरल में, केरल का एक व्यक्ति जो है वो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। दिक्कत किसको है? ये जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु बन करके घूमते फिरते हैं मनोज झा, उसकी भी सांसदी जा रही है। उसका कोटा पूरा हो रहा, समय पूरा हो गया, 6 साल हो गया है। अब वो नहीं वहां पे जाएंगे तो फिर क्या होगा? आरजेडी में रहेंगे, फिर ये कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे जैसे योगेंद्र यादव घूम रहा है वैसे ही ये घूमेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी सरकार को बहुमत साबित करनी है। एक और बड़ा फैसला हुआ कि कोई बदमाशी, कोई शैतानी, कोई खेल खराब ना कर सके लालू यादव और तेजस्वी यादव। इसलिए असेंबली के अंदर जो आरजेडी के अभी स्पीकर हैं उनके खिलाफ जो है नोटिस डाल दिया गया अविश्वास का। मतलब वो चेयर नहीं करेंगे। अगर वो खुद इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर वोटिंग से उनको पहले इस्तीफा दिलाया जाएगा, फिर बहुमत साबित किया जाएगा। तो अभी बहुत सारी सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी बहुत कानूनी दांवपेच का खेल होना अभी बाकी है जी। और अब बात ईडी एक्शन से परेशान लालू और सुरेन की। ईडी की टीम एक और जहां पटना में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव से पूछताछ कर रही है, वहीं ईडी की एक टीम दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए पहुंची उनके आवास पर, लेकिन वो वहां नहीं मिले। जिसके बाद जांच एजेंसी अब उनके ड्राइवर को हेडक्वार्टर लेकर आई। इसके बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें ईडी को यह जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय ईडी को दिया है। चल क्या रहा है? देखिए, सब लोग ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है। देखिए, दिल्ली में डरा हुआ है, हर 2 दिन में कहता है हमारे ऊपर ऑपरेशन लोटस हो रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। लालू यादव को देखिए आज क्या हुआ। लालू यादव देखिए, सत्ता जाती है तो क्या क्या होता है। ईडी के दफ्तर गए तो गाड़ी अंदर नहीं जाने दिया गया, बाहर ही उतारा गया। आधे घंटे तक वेट करते रहे कि भाई अंदर जाकर के चले जाएंगे, नहीं जाने दिया गया। बेटी बोली कि हम साथ में जाएंगे, दवाई देना है, बोला कि वापस जाओ। धरना प्रदर्शन बाहर हो गया, रोना धोना ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि मेरे पिताजी को अगर कुछ हो गया तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। तो ये इस तरह की चीजें क्या बता रहा है। और कल तेजस्वी यादव को भी बुलाहट है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। दिक्कत यह है, चाहे हेमंत सोरेन हो, उनके ऊपर 3-3 केस है, 3-3 केस है। एक में बचेंगे, दूसरे में जाएंगे, दूसरे में बचेंगे, तीसरे में जाएंगे, लेकिन इनका जेल जाना तय है। ये नौकरी देने के बजाय जमीन लिखवा रहे थे। नया किस्म का ये घोटाला है। पहले आदमी कैश लेता है घूस में, ये जमीन लिखवा रहे थे। 200 पार्सल्स हैं, लैंड पार्सल्स, मतलब जमीन का टुकड़ा, जिनको नौकरी दिया गया, उसके बदले ये लोग जो है अपने खानदान में, अपनी कंपनी में, लालू परिवार ने जमीन लिखवा लिया। तो बचना तो नहीं है ये। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कैम जो आया है, इसका ओरिजिनल कंप्लेनेंट जो है वो लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह की वजह से ये केस में फंसे हैं। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये लोग का टाइम पूरा हो गया है। देयर ओनली अटेम्प्ट इज कि वो किस तरीके से ये साबित करें, जनता को छलावा दें कि हमारे खिलाफ जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। हकीकत ये नहीं है। एक केस में तो हेमंत सोरेन ने तो जाकर के हाईकोर्ट में कह दिया कि भाई गलती से हो गया। वो बकायदा कुछ जो माइंस जो थे, अपनी ही कंपनी को, ये मंत्री भी है उस डिपार्टमेंट के, और अपनी ही कंपनी को माइन भी एलोकेट कर दिया। और खबर जब बाहर आई तो जाकर के हाईकोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि भाई वो गलती हो गई। भाई गलती हो गई ये क्या है? मर्डर करके बोलो गलती हो गई, पनिशमेंट तो मिलेगा। तो ये लोग ऑलरेडी ये नोन है कि भाई ये लोगों ने गड़बड़ किया है। अब कितने दिन तक ये बचेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जो तेवर केंद्रीय सरकार का है,
जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को कहा था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये देश के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, उसको निपटाना होगा, उसको खत्म करना होगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये चाहे सोरेन हो चाहे वो लालू यादव का कुनबा हो, ये कोई बचने वाला है। जी, आखिरी खबर में बात कर्नाटक की। कर्नाटक के एक गांव खंबे से भगवा ध्वज हटाए जाने पर बवाल हो गया है। ध्वज हटाए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर सभी को हिरासत में भी लिया। हालात इतने विकट हो गए कि धारा 144 लगानी पड़ी। वहीं ग्रामीणों के साथ भाजपा, जेडीएस और बजरंग दल के लोग भी उतर आए और उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाने भी शुरू कर दिए। विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में बवाल हो गया है। देखिए, बवाल का कारण सिर्फ झंडा नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ झंडा लगाया उतार दिया। समाज में जब इस तरह का रोष पैदा होता है तो कई सारी घटनाएं, कई सारी चीजें एक साथ जमते 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 प्रेशर कुकर की तरह है कि अचानक से सीटी नहीं लगता है, वो स्टीम बनते बनते टाइम लगता है। ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है वो समाज को इस जगह पर लेकर के चली गई है कि जहां पे हिंदू रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। झंडे की बात सिर्फ नहीं है, ये वहां पे प्रियांक खड़गे है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा हिंदुइज्म के खिलाफ बयान देता है। भाई, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, मुसलमानों को आपको जो है उसकी चमचागिरी करनी है, कीजिए, लेकिन आप हिंदुओं को नीचा दिखा करके नहीं कर सकते, हिंदुओं को खराब बोल करके नहीं कर सकते। एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले, तमाम तरह के दबाव और उस तरह के फैसले आप लगातार ले रहे हो। जिस टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के इलाके और केरल के इलाके में हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसे पिछली सरकार ने बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की, फिर से आपने शुरू कर दिया। क्या फैसला लिया आपने सरकार बनते ही? बीफ अलाउड, गौ मांस, उसकी बिक्री को जो है आपने हरी झंडी दे दी। तो आप क्या करते हो, उसका क्या इंपैक्ट होता है और किस तरीके से आप लोगों को कॉर्नर में डाल डाल करके तनाव पहले से आप क्रिएट करके रखते हो, तो एक झंडा भी उतर जाता है तो समाज क्या करता है, वो रिएक्ट करने लगता है। तो कांग्रेस पार्टी की थू थू हो रही है। और जिन लोगों ने वो कोई साड़ी के लालच में, तो कोई फ्री बिजली की, कोई फ्री बिजली नहीं मिल रहा, वहां कोई फ्री बिजली नहीं हो रहा है, बस वगैरह की भी अलग कहानी चल रही है। तो जो आपने वादे किए वो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से आप जो है हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हो, भद्दी भद्दी टिप्पणी भी कर रहे हो और झंडा भी उतारोगे, तो ये तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए ये 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं हो रही है। हाँ, मैं तो बताना भूल गया, भाई यहीं से शुरू हुआ था ना हिजाब, आपने हिजाब को अलाउ कर दिया। भाई, देश में कोई संविधान, कोई कानून है या नहीं है? भाई, हिजाब पहन के बच्चे जाएंगे स्कूल, ये सेकुलर देश है। तो ये सारे करतूत जो मुस्लिम वोट को पाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी थोड़ा ज्यादा ही प्याज जो खा रही है ना, उसी के कारण ये सब बवाल मच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।